नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। आज मेरे साथ है जानी मानी बहुजन पत्रकार मीना कोटवाल, जो लगातार सड़कों पर काम करती रहती हैं और जो द मुक नायक की फाउंडर हैं। और लगातार वो वंचितों की, गरीबों की, बेबस विक्टिम लोगों के साथ लगातार वो सड़कों पर रहती हैं, उनके हक अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहती हैं। और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि उनको लेकर काफी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक को बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, पहला सवाल तो मैम मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से लगातार आप काम करती हैं सड़कों पर, समाज की और बहुजन समाज की महिलाओं के लिए काम करना बेहद ज्यादा मुश्किल है, खासकर पत्रकार की भूमिका में रहकर। आपको तमाम तरीके की धमकियां मिलती हैं और अब तो बुलंदशहर पुलिस की ओर से आपको मैसेज आया है कि आप अपने ट्वीट के जरिए आपत्तिजनक इस तरीके के मैसेज फैला रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखो, मैंने ऐसा तो ऐसे अगर आप लोगों ने वो ट्वीट देखा होगा जी तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था कि वो कुछ भड़काऊ हो या आपत्तिजनक हो। ना उसमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे, ना मैंने कुछ ऐसा बोला था। संविधान की मैंने बात की थी। अगर संविधान की बात करने में आपको आपत्तिजनक लगता है, भड़काऊ लगता है, तो संविधान के हिसाब से ही कानून यह देश चलता है और संविधान की कसम खा के ही जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, तो उनको वो भी आपत्तिजनक लगा। जी तो ऐसा उसमें कुछ था नहीं। मैं हाशिए पे खड़े समाज की आवाज उठाती हूँ, हाशिए पे खड़े समाज के लिए बोलती हूँ। अगर उनके लिए बोलना उनको आपत्तिजनक लगता है, भड़काऊ लगता है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जी ये मैम। उनको दिक्कत होनी चाहिए। मैंने उसमें कुछ गलत सीखा नहीं। जी सीखा। मैम, आजादी के 75 साल बाद भी क्या प्रशासन की क्यों जरूरत पड़ती है बहुजन समाज को घोड़ी चढ़ने को लेकर? इस पर आप क्या कहेंगी? ऐसे तमाम मुद्दों पर आप काम कर रही हैं और आप ग्राउंड रिपोर्ट पर रहकर बारीकी रूप से बता सकती हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है। अब यही यही इसी पे तो मैंने सवाल कर दिया था कि अगर संविधान, जबकि बाबा साहेब का संविधान लागू है, उसमें भी आपको आजादी के 75 साल का आप जश्न मना रहे हैं, जी लेकिन उसमें एक दलित को जब घोड़ी चढ़ना है तो आपको जवानों का सहारा लेना पड़ रहा है। पीएसी जवान वहां तैनात थे, वो उनकी बारात में एक तरह से लगा लीजिए बिन बुलाई बारात थे वो। ठीक है, तो वो लोग शामिल थे और जी उनके वो बड़े गर्व दिखाते हैं कि ट्वीट में कह रहे हैं कि सब कुछ जो है शांतिपूर्ण से हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो जवानों के बीच में शांतिपूर्ण हुआ ना। अगर जवान नहीं होते तो क्यों थे वहां पे, रहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या किसी सवर्णा को जब बारात निकालनी होती है, घोड़ी पे चढ़ना होता है, तो क्या वहां पे पुलिस प्रशासन पहुंचती है? जी क्या मैम। उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत होगा? उनको तो अधिकार है घोड़ी पे चढ़ने का, लेकिन जी दलित को आज भी नहीं है। दलित को मूछ रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके जात की वजह से उसको लिंच कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी लाइफस्टाइल की वजह से उसको मार दिया जाता है। तो जी काहे कि हम जो है आजादी का जश्न मनाएं, जी इसलिए हम आजादी का जश्न मनाएं। जी जी और ये घोड़ी का रिश्ता मुझे तो समझ में नहीं आता कि सवर्णों का इस घोड़ी के साथ रिश्ता क्या है कि उनको इतनी दिक्कत हो जाती है दलित की घोड़ी चढ़ने से, जी जी जो मैम। वो हमेशा जो है जी मारने काटने पे आ जाते हैं। जी। लेकिन ये मैम सोचने वाली बात है कि बहुजन समाज को आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ घोड़ी चढ़ने का मसला नहीं है। आपका तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे आप लगातार लिखती रहती हैं कि बाल काटने से लेकर डोम जाति के लोगों का स्कूल जाना भी, अभी हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं लेकिन लोगों को स्कूल जैसी चीज भी नहीं पता। तो इस पर आप क्या कहेंगी? वो स्टोरी आपने खुद कवर की थी और आप खुद बताइए कि क्या पूरी मसला क्या था। देखिए, स्कूल जाने वाली बात, जैसे बिहार में मैं कई परिवार से मिली हूँ जो दलित में है, इवन जो महादलित भी कहलाते हैं, महादलित भी हैं, ठीक है, वो भी हैं। जी तो उन लोगों को तो स्कूल जाने का भले ही कानून में है, संविधान में है, उनको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन क्या ये समाज उनको वो अधिकार दे रहा है? वो जी उनको स्कूल नहीं जाने देता। स्कूल अगर उनके बच्चे पहुंच जाते हैं तो वहां पे किस तरह से उनको जो है भेदभाव झेलना पड़ता है, अलग से बिठाया जाता है, उनको बर्तन घर से ले जाना पड़ता है, पानी घर से ले जाना पड़ता है। मिड डे मील जो मिलता है, मिड डे मील मिलने के लिए उसमें सारे बच्चे खा लेते हैं, स्कूल प्रशासन खा लेता है, तो तब उनको जो है उन बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो क्यों? और वो भी लास्ट में पानी मिला के मिलता है। अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो उसमें पानी मिला कर दिया जाता है। तो बच्चे को बचपन से ही उसकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी जा रही है कि आपको एक जाति की वजह से उसके अंदर हीन भावना आएगी कि हमारे साथ हम मैं इस पर्टिकुलर जाति से हूँ और मैं इसलिए जो हूँ इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ।
जी मेरा कोई हक अधिकार नहीं है, तो उसको तो ये सारी चीजें बचपन से ही सिखाई जा रही, तो ना फिर वो स्कूल जाने में इंटरेस्ट दिखाएगा, ना कहीं वो कहीं जाने में इंटरेस्ट दिखाएगा। उसका जो मोरल है वो हमेशा डाउन कर रहे हैं, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और हम जैसे लोग अगर पढ़ लिख के आगे पहुंच भी जाएंगे तो तब भी यही होना है, उसको आप साथ में बैठ के काम नहीं करने देंगे, उसको कास्ट की वजह से कहीं नौकरी नहीं देंगे, उसको जी हमेशा जो उसका मोरल डाउन करने में लगे रहेंगे। तो कास्ट की वजह से कितनी सारी चीजें ये होती हैं, है जी ना। जी तो उसको बचपन से ही उसको सारी चीजें बताई जा रही है, और फिर आप जब मेरिट की बात आएगी तो आप मेरिट निर्धारित करने वाले बन जाएंगे। आप ही के लोग बैठे हैं, आप ही सब कुछ करेंगे, मेरिट भी आप तय करते हैं। ये नहीं देखते कि कौन किस कंडीशनिंग से आ रहा है, कौन किस कास्ट से आ रहा है, क्या उसने झेला हुआ, ये सब तो आप नहीं देखते हैं। जी। मैम अगर बात करें, आपने बोला कि मैं पर्टिकुलर उस जाति से आती हूँ और मैं वो सब परेशानियां फेस करती हूँ। अभी एक बलिया का इंसिडेंट था कि पत्रकार की आवाज उठाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाती है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, लेकिन जब बात आता है बहुजन पत्रकारों पर तो सब लोगों के मुंह पे वो खामोशी, वो ताले क्यों लग जाते हैं? अभी मतलब अभी एक दो दिन पहले में हम लोग बात भी कर रहे थे, मतलब सर्कल में मैं बात कर रही थी जी कि ये जो सवर्णा है, इन्होंने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है। जी ये एक बाइनरी पे काम करते हैं, हमें किस बाइनरी पे काम करना है और किन के लिए काम करना है। तो आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी में बुराड़ी में जो जर्नलिस्ट के साथ हुआ, या बलिया में आपने कहा बलिया में जो हुआ, जी उनके लिए ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलवाते हैं, खूब लंबा लंबा लिखते हैं, क्योंकि ये उसी उसी घट्टों के हैं, उसी उसी जो है घेरे के हैं ये लोग। जी ठीक है, और अपने आप को बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव भी करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर कोई दलित पत्रकार के साथ कुछ होता है तो जल्दी से नहीं आते हैं। हालांकि अब क्योंकि हम लोग इतना लिखते हैं और बोलते हैं, उनको टैग वैग करते हैं, तो वो लोगों उन लोगों की मजबूरी बन गई है बोलना, जी लेकिन ये कभी खुद से नहीं आते हैं जी जी कि हम लोग इनके लिए बोलें या उनके लिए स्टोरीज करें, हम लोग उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसा जी कभी नहीं करते हैं और ना जी ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब तक तो हम इनके मुद्दों पे लिखकर बोल के खा रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन अब ये खुद हमारे अपने ही मुद्दों पे लिखेंगे, बोलेंगे, अपने मुद्दे खुद उठाएंगे, तो हम किन के मुद्दों पे करेंगे। इनके अंदर भी तो वो कास्टिज्म नहीं गया है, दिमाग में यहाँ से तो अब आज तक नहीं गया है। जी तो सबसे ज्यादा तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो कास्टिज्म फैलाता है। अनपढ़ को तो पता है कि अच्छा ये करना है, ये नहीं करना है, जी इंसानियत उसके अंदर है, लेकिन पढ़ा लिखा तो यहाँ से बहुत चालाकी से करता है। जी जी। मैम चूंकि मैं भी ग्राउंड में रहती हूँ काफी, और मेरा सवाल जातिवाद को ही लेके रहता है। लोगों का मानना होता है कि जातिवाद जो है वो सामाजिक भेदभाव है, राजनीतिक भेदभाव नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? आ, सभी तरह का भेदभाव है, बिल्कुल सोशल तो है ही वो, लेकिन जाति जो है कहीं से तो जाति नहीं है वो। ठीक है, तो आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, आप उसमें एजुकेशन में आप देख लीजिए, जी कहीं पे भी देख लीजिए, जुडिशरी में देख लीजिए, तो कास्ट की बात तो हर जगह होती है, और कास्ट की वजह से उसको नौकरी नहीं मिल रही है ना, कास्ट की वजह से उसको आगे आने नहीं दिया जा रहा है ना। जी तो वो पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिक्स पार्टी उसका इस्तेमाल करती हैं, ये सच है, जी लेकिन वो आया कहाँ से, घर से, परिवार से, आपके आसपास से, वो वहीं से शुरू हुआ, और वो जी इतना बढ़ जाता है कि आपको इसकी आदत हो जाती है। अब जैसे मैं जैसे इस तरह के लोगों से मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो उनको लगता है ना कि ये हमारा जन्म इस कास्ट में हुआ है, तो ये नियति है, वो नियति मान लेते हैं। उनको जी नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में, जी क्योंकि जी वो शिक्षित नहीं है। जी जब उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा तो उनको उनको नहीं पता है कि हम भी इंसान हैं और बराबर का अधिकार रखते हैं। जी जो किसी सवर्णा को अधिकार मिला है वही हमें भी मिला है, जी ये हमारे देश का कानून कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है। जी लेकिन कास्ट की वजह से उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, अलग अलग उसके लिए अधिकार हो गए हैं, जी मैम समाज उसको वो अधिकार नहीं दे रहा है। तो वो सभी जगह फैले हुए हैं। आप किसी एक भी, मुझे नहीं लगता कोई एक भी ऐसा फील्ड है, तो कोई एक भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो अछूता है इससे, कास्टिज्म से। जी। मैम मेरा एक और सवाल आपसे है कि जो लोग कहते हैं कि जातिवाद पे जो बात करता है वो सबसे ज्यादा जातिवाद होता है, वो सबसे ज्यादा जातिवाद को बढ़ावा देता है, क्या आप इस बात से सहमत है? क्योंकि तमाम जर्नलिस्ट, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो जातिवाद पे बात कर रहा है वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस बात पे आप क्या कहेंगे? इस तरह की चीजें मुझे बहुत बोली जाती हैं, क्योंकि मैं जो इस तरह हाशिए पे खड़े समाज की बात करती हूँ, उनकी आवाज उठाती हूँ, तो लोग उनको लगता है कि मैं ही जातिवाद फैला रही हूँ। अरे मैं जातिवाद मैं थोड़े कैसे फैला सकती हूँ, मैं थोड़े ना कर रही हूँ। जी आपके यहाँ पे नौकरी में अगर लोग
नहीं है, आप जो है पावर पोजिशनिंग में है, फिर भी आप लोग अपने साथ में नहीं रख रहे, तो मैं थोड़े ना आपको वहां पे बोल रही हूँ, मना कर रही हूँ। मैं तो आपके सामने आईना रख दे रही हूँ कि देखिए आपकी शक्ल कैसी है। जी आप अपनी शक्ल देख के अपने आप से नफरत कर रहे हैं कि आप कितने कास्टिस्ट हैं, जी आपके साथ लोग नहीं हैं। और ये तमाम रिसर्च कहता है, मीडिया में लोग नहीं है। मैं क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग मीडिया का ज्यादा उदाहरण देंगे कि आप मीडिया में आप देखिए, क्या कोई दलित आदिवासी जो है डिसीजन मेकिंग पावर में है? क्या कोई एडिटर पोस्ट पे गया है? जी तमाम रिसर्च कहते हैं, 2006 में रिसर्च हुआ, 2019 में ऑक्सफेम की रिपोर्ट आई, उसमें भी यही सेम चीज है कि ना टीवी में है, ना न्यूज, एंकर्स है कोई, आप दलित एंकर कोई बता दीजिए, कोई जी आदिवासी एंकर बता दीजिए। आदिवासी तो एक तरह का बैन हो रखा है, वहां पे आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इवन छोटी छोटी पोस्ट पे भी नहीं मिलेंगे आपको। दलित तो छोटी पोस्ट पे मिल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल, तो वहां पे आप देखिए तमाम रिसर्च कहते हैं कि वहां पे उस पोस्ट पे है नहीं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 2006 में जो रिपोर्ट रिसर्च हुआ, तो वो सब कहते हैं कि मीडिया में नहीं है लोग। आदिवासी तो छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं मिलेंगे, दलित तो आपको एक दो मिल भी जाएंगे, जी लेकिन वो नहीं मिलते। और दलितों को फिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनकी जो है उनकी प्रमोशन नहीं होती है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, या उनको कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि उनको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। आप मास मीडिया के ही आप देख लीजिए, इतने तमाम इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, वहां से हम हमेशा जो सरकारी इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए या प्राइवेट भी देख लीजिए, दलित आदिवासी बच्चे होते तो रिजर्वेशन की वजह से वहां पहुंचे तो सही वो, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि सब जगह प्राइवेट है, और जी प्राइवेट में कोई लोग करते नहीं है। जी तो कहाँ जाते हैं बेचारे, या तो अपना कुछ शुरू कर लेते हैं मुझ जैसे, या फिर वो सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं, या फिर अपने घर पहुंच के अपना जो घरेलू काम है या खेती बाड़ी इस तरह का काम करते हैं। वो जाते कहाँ है? इसी वजह से, क्योंकि कास्ट की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलती है। और ये तमाम रिसर्च करते हैं, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप जुडिशरी में चले जाइए, आप एजुकेशन में चले जाइए, लोग है ही नहीं। जी तो कैसे जो जो वो लोग बात करते हैं कि हम लोग कास्टिज्म फैला रहे हैं, तो आप बात कीजिए ना। हम तो चाहते हैं आप हमें झूठा समझाएं, हम चाहते हैं कि आप हमें झूठा साबित कर दे। मैं जी झूठा साबित होने के लिए तैयार हूँ, मैं जी खुद चाहती हूँ जो ये तमाम रिसर्च कह रहे हैं सब झूठे साबित हो जाए, जी लेकिन आप कीजिए तो सही। नहीं कर सकते ना, क्योंकि सच है ये, आप माने चाहे ना माने, ये सच है कि जाति की वजह से आपको मार दिया जाता है, जाति की वजह से आपको लिंच कर दिया जाता है, जाति की वजह से आपको नौकरी नहीं दी जाती, जाति की वजह से आपकी शादियां टूट जाती हैं। और आप देखिए जो ये जितने भी लिबरल प्रोग्रेसिव बनते हैं, जितने भी कहते हैं कि हम लोग कास्टिज्म नहीं मानते, हम कास्ट पे विश्वास नहीं करते, तो क्या जी वो शादी अपने जो है अपनी अपनी ही कास्ट में करते हैं? क्या वो करते हैं इससे इंटरकास्ट करने की कोशिश करते हैं? जी इन मुद्दों पे दोस्त रहना कास्टिज्म नहीं होता। वो लोग कहते हैं हमारे तो दोस्त है, हम तो कभी भी फील नहीं कराते। जी आपका इतना बोलना ही कास्टिज्म है कि आपके दोस्त हैं इस जाति की। जी मैम, एक और सवाल मेरा आपसे है कि आप जातिवाद पर बात कर रही हैं, आपने बीबीसी में काम करते हुए जातिवाद का जो दंश है उसकी शिकार हुई हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे हर बार नए दर्शक होते हैं और हमारे दर्शक बहुत उत्सुक होते हैं आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि जातिवाद पे आप लगातार लिखती रहती हैं। बीबीसी में तो वैसे तो कई बार बता चुकी थी, लेकिन यही है कि बीबीसी में सारी चीजें कोई बीबीसी तक देखिए, मैंने बताया ना, जैसे लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं जाति की वजह से, सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि इस तरह के लोग जो है साथ में बैठ के काम करे, इस तरह के लोग जो है हमसे अच्छा काम करे। अरे उनको ऐसा ट्रीट दिया जाता है कि जैसे वो अलग ही किसी प्लेनेट से आ गए हैं। अच्छा, आप तो एक अलग ही दुनिया से, आप हमारे बीच के हैं नहीं, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा, आपकी स्टोरीज गिरा दी जाएंगी, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी, आपका मोरल हमेशा डाउन कर दिया जाएगा जी। इस तरह की चीजें जब लगातार आपसे होंगे तो आप, मैं तो मतलब डिप्रेशन में वहां चली गई थी, मतलब सुसाइड करने की कोशिश मैंने की, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। आप मेरी हालत फोटो अगर उस समय की देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा ये मैं थी, जी तो एकदम एक हड्डियों का ढांचा मैं बन गई थी बस वहां पे। और किसी से बात करने का मन नहीं करता था, ऑफिस जाने से पहले लगता था कि एक्सीडेंट हो जाए, मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, ऑफिस ना जाना पड़े, क्योंकि वो माहौल बर्दाश्त के बाहर था। जी फिर भी मैं वहां काम कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि कभी ना कभी तो इनको समझ होगी, कभी ना कभी तो सोचेंगे कि हाँ मीना ने अच्छा काम किया, लेकिन वो नहीं बदले। मोटी चमड़ी के लोग होते हैं ये लोग, नहीं बदलते हैं आसानी से, ठीक है। तो उन्होंने आखिरी में, जब मैंने हार नहीं मानी, उन्हें लगा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी जब इतना परेशान करेंगे, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, तो उन्होंने कुछ इस तरह की साजिश करती है कि वो नौकरी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें होती हैं। और ये बीबीसी की मैं कह रही हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया में है, लेकिन वहां पे भी कौन लोग पहुंचे हुए हैं, इंडिया के सारे लोग पहुंचे, और वहां पे भी सवर्ण ना पहुंचे। आप हायर पोस्ट से नीचे तक देख लीजिए, वहां पे इंडिया में सभी के सभी लोग कौन है जी।
तो जब हम जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। जी जी मैम, उनको एक मीना कोटवाल समाज में बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये एग्जाम्पल आप बेहतर रहे हमारे सामने, हमारे समाज में हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज में मीना कोटवाल जैसे लोगों की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से उनका सहयोग करना चाहिए। मैम, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो सोशल मीडिया के जरिए आपको ट्रोल करते हैं, लगातार आपका जो आत्मविश्वास है उसको गिराने की कोशिश करते हैं? देखिए, ट्रोल उनका काम है, जो ट्रोलर्स होते हैं उनका काम होता है ट्रोल करना, वो मुझे नहीं तो किसी और को ट्रोल करेंगे। और मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो ट्रोल कर रहे हैं, यानी मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, मेरी जो मैं काम जो कर रही हूँ मैं हमेशा उस पे जो है सवाल उठाते रहते हैं, ऐसा क्यों किया आपने, तो ये फैला दिया, आप तो ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो पुलिस को भी देखिए, जब पुलिस ने ये जो बुलंदशहर पुलिस ने जब ट्वीट किया था तो उन ट्रोलर्स को बहुत आत्मविश्वास मिल गया था, उनको और हिम्मत मिल गई कि देखिए पुलिस भी वही कर रही है जो हम कर रहे हैं, प्रशासन क्योंकि उनको फिर जब जी हाँ उनके साथ है तो अच्छा। तो फिर जब पुलिस का कई सारे लोगों ने जो मेरे समर्थन में जब ट्वीट किया, समर्थन में मेरे बोला कि भाई बुलंदशहर पुलिस कर क्या रही है, उसके पास कुछ और काम नहीं है, क्योंकि जो ट्वीट था उसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं कहाँ से कोई भड़काऊ या आपत्तिजनक उसमें ट्वीट कर रही थी, तो उनको बड़ा समर्थन मिला। लेकिन जब बुलंदशहर पुलिस को लगा कि हाँ इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं था, तो उसके बाद उनका भी ट्वीट नहीं आया, उसके बाद उनकी भी कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने इसकी कंप्लेंट भी की, डीसीडब्ल्यू और एनसीडब्ल्यू में दोनों जगह मैंने कंप्लेंट की हुई है जी। ठीक है। तो उन ट्रोलर्स को क्या लगता है कि ये काम करे क्यों कर रही है, ये एक महिला है, एक दलित महिला है, तो ऐसा काम क्यों कर रही है, ये कैसे बता सकती है कि समाज नंगा है। नहीं, इसको नहीं बताना, समाज नंगा है लेकिन नंगा रहे, लेकिन इसको नहीं बताना। तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, हम लोग आईना दिखाते हैं कि वो कितने कास्टिस्ट है, उनको बर्दाश्त नहीं होता। और अब जब वो ट्रोल नहीं करते तो मुझे लगता है अच्छा इस स्टोरी में कुछ कमी रह गई होगी, तभी ये लोग मुझे ट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको वहां चोट पहुंचाती हूँ जहाँ पे वो एकदम उनकी नाजुक नफ्स होती है, जहाँ पर वो जो है कास्टिज्म को समर्थन देते हैं, तो वहां चोट पहुंचाते हैं। और जब वो नहीं ट्रोल करते तो मुझे लगता है जरूर उनको ना मैंने स्टोरी में कुछ कमी छोड़ दी है। तो अच्छा है वो मुझे ट्रोल करते रहे, तो मुझे उससे और पावर मिलती है कि मैं कुछ कर रही हूँ तभी वो ट्रोल कर रहे हैं। जी मैम, आखिरी बात हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? और मैम इनफैक्ट आपका भारत की मीडिया भले ही आपके टैलेंट को ना समझे, आपकी बातों को, आपकी सच्चाई को ना समझे, लेकिन यूके और यूएस तक आपकी आवाजें उठ रही हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ से नेशनल दस्तक की पूरी टीम की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको दलित वुमेन इन जर्नलिस्ट पे बात रखने का एक प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिलने जा रहा है। आई होप कि आप उन मुद्दों को उठा पाएंगी जो शायद नजरअंदाज कर दिए जाते हैं मीडिया के जरिए। इस पर क्या कहें? मैं कई जगह बोल चुकी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उन पे कई जगह बोल चुकी हूँ मैं, यूएस में बोल चुकी हूँ मैं, जर्मनी में बोल चुकी हूँ, और मैं कई जगह बोल चुकी हूँ। तो इस बार जो है यूएस में फिर से है, इसमें 8 संगठन जो है शामिल हैं। उन 8 संगठनों के बीच मुझे अपनी बात रखनी है कि जो जर्नलिज्म के फील्ड में एक दलित महिला की जो जर्नी है उस पर मुझे बात रखनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे बधाई दी। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि जो दलितों के मुद्दे हैं वो नेशनल ही ना बन के रहे, इंटरनेशनल भी पहुंचे, क्योंकि जो वहाँ पे इंटरनेशनल में भी लोग पहुंचे हैं वो सबसे पहले कौन लोग पहुंचे थे, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम बाइनरी तो पहुंचा दी, लेकिन दलितों के मुद्दों को छिपा दिया। तो मैं चाहती हूँ कि वहां तक वो सारी बातें पहुंचे कि आज भी जो देश में हालात है दलितों के साथ, जो सदियों से झेलता आ रहा है, हजारों सालों से जो झेलता आ रहा है, आज भी वो जियो के तो हैं, उनका तरीका बदल गया है लेकिन वो हालात नहीं बदले, तो वहां तक वो बात पहुंची। और बाकी बात अब ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आ गया है, अंतर सिर्फ इतना रह गया। सभी जगह मैंने कहा ना कि पढ़े लिखों के दिमाग में है, अनपढ़ होता है तो उसको पता है कि इसको ये नहीं करना है, क्योंकि उसको सोसाइटी ने सिखाया, उसकी परवरिश में हुई है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो तो किताबें पढ़ के वहां पहुंचा है, तो उसको पता है कि अगर इनको इनकी प्रतिभा का जो है पता चल जाएगा तो मेरी प्रतिभा छुप जाएगी, तो उनको इस चीज का बहुत डर रहता है। तो वो इतना इनसिक्योर होते हैं सामने वाले से, तो इसीलिए वो हमेशा जो है इन चीजों पे सवाल उठाते रहते हैं। और कास्ट उनको मिलता है तो वो दिमाग से काम लेते हैं, वो बहुत चालाकी से काम करते हैं। उनको पता है छूने से हम करेंगे तो ये इनके पास अधिकार है, इनको कानून से अधिकार मिला है, तो बहुत तोड़ मरोड़ के वो कास्टिज्म करते हैं, जिसको आप पहचान नहीं सकते। बहुत मुश्किल से, आपको बहुत देर से वो पहचान पाते हैं कि किस तरह का कास्टिज्म आपके साथ जो फेस कर रहे हैं। जी मैम, आखिरी सवाल आपसे कि आप बहुजन समाज के लिए एक आइकॉन्स जैसी हैं, सावित्रीबाई फूले,
और तमाम ऐसे ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मायावती, उनके बाद शायद समाज में महिला के तौर पे आप आगे आई हैं जो अपने शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रही हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, जो हताश होकर घर में डर कर बैठे हैं कि हमारा परिवार खतरे में आ जाएगा, हम खतरे में आ जाएंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, आपने इतने सम्मानजनक शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करे, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं उनके फुटप्रिंट पर जरूर चल सकती हूँ, मैं उनके नक्शे कदम पे जरूर चल सकती हूँ। मैं उनके जैसा कुछ थोड़ा सा भी कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप देखें, बाबा साहिब ने जो किया या फूले दंपति ने किया, जो सावित्रीबाई फूले ने किया, आप देखेंगे जब वो काम कर रही थी समाज के लिए तो उनको भी बहुत गालियां पड़ रही थी, उनको भी समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन आज हम उनकी अहमियत समझ रहे हैं। जो उनके वंशज हैं, वो जो निकल के आए, वो उसकी अहमियत समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो काम कर रहे हैं, मुझे पता है गालियां बहुत पड़ रही है, लेकिन मेरे वजह से कोई एक आदमी के जीवन में भी बदलाव आता है, सुधार आता है, तो मैं इससे ज्यादा सौभाग्य अपने आप को क्या मानूं। मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है, सौभाग्य जैसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये होगी कि मेरे लिए कितना अच्छी बात है कि मैं किसी एक का जीवन भी अगर उस नर्क से निकाल पाऊं जी, जो वो सदियों से झेलता आ रहा है। जी मैम, आपकी आवाज से लग रहा है और हमारे दर्शक शायद वो महसूस कर पाए जो मीना कोटवाल जी अपने दर्द शब्दों के जरिए जो महसूस कर पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं भावुक हो रही हैं अपनी बात करते हुए। और मैम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मीना कोटवाल जी। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कि क्या आखिर इस समाज में एक मीना कोटवाल कब तक शिकार होती रहेगी उस षड्यंत्र का, उस जातिवाद का, सिर्फ अपने हक अधिकारों की आवाज उठाते हुए, अपने समाज की लड़ाई उठाते हुए। इसलिए मीना कोटवाल के साथ आगे आना होगा, सड़कों पर उतरना होगा और उनकी आवाज को बुलंद करना होगा कि हम अपने समाज को एक बेहतर पत्रकार दे पाए। इन सब चीजों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय जरूर दें। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।